हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर में, सेल वॉल अपन ने कंप्लीट किया था, उसके बाद का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसको कहते हैं, या प्लाज्मा लेमा उसको कहते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देन फंक्शन। किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए टॉपिक अपना है प्लाज्मा membrane which is also called plasma lemma, also called biomembrane, also called ectoplasm, also called ectoblast. ठीक है ना, these are the particular words we can use for the cell membrane, यानी कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके लिए अपन ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है वो किसने की। तो डिस्कवर्ड बाय स्वान जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो किसके द्वारा दी गई? सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड यूज किया गया था, टर्म गिवन बाय कौन? नेगली एंड क्रेमर। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो दी थी। प्लाज्मा लेमा शब्द जो था इसके लिए वो प्लो के द्वारा यूज किया गया। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नाउ अपन अब इसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के ऊपर जाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर और कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन का अगर अपन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोजिशन, तो सेल मेम्ब्रेन मोस्टली जो है वो किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सिंपली अपने को ध्यान में रखना है। और ट्राईपार्टिएट होती है, यानी कि 3 पार्ट्स में बटी होती है, जिसमें बाहर की ओर प्रोटीन होते हैं 2 लेयर और बीच में लिपिड की लेयर होती है। तो ये सिंपली अगर अपन कहें तो ट्राईपार्टिएट स्ट्रक्चर है, या इसी के लिए अपन यूज वर्ड कर सकते हैं क्या? ट्राईलेमिलर। लेमिलर का मतलब 3 स्तर में बटी हुई स्ट्रक्चर है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर? कौन सी है वो 3 स्तर? प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। ठीक है ना, ये इसका अरेंजमेंट पैटर्न होगा, जिसमें प्रोटीन पेरीफ्री पे होंगे दोनों तरफ, बाहर की ओर, और बीच में क्या होगा? लिपिड मॉलिक्यूल होंगे जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं उनका कंपोजिशन में पार्टिसिपेट देखें अपन तो नियर अबाउट 65% क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। और अगर लिपिड्स को अगर अपन देखें तो वो लगभग 35% के करीब होंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं 60% प्रोटीन प्योर, और ग्लाइकोप्रोटीन कितने? 5%। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ मात्रा किसकी हो सकती है? ग्लाइकोलिपिड, नियर अबाउट 5%। ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी आपको मिलेंगे। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट और ये लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको मिलेंगे किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन के रूप में। ठीक है,
ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्योर प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स जो है उनके साथ पाए जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें अपन तो सिलेक्टिव सेमी परमिएबल होती है ये। सिलेक्टिव सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, देखिए सेमी परमिएबल तो सबसे पहले अपने को ये समझना चाहिए, ये कोई भी सरफेस है और ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो अगर ये सरफेस सॉल्वेंट को जाने दे रही है लेकिन सॉल्यूट को नहीं जाने दे रही अपने आर पार, तो फिर वो कैसी होगी, सॉल्यूशन का आधा पार्ट जो है ना वो इसकी मूव कर सकता है, इसलिए इसको अपन बोल देंगे सेमी परमिएबल। सिलेक्टिव सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सेल्स की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं उनका भी ये एक्सचेंज करने में अपनी कह सकते हैं परमिशन देती है। तो सम सिलेक्टेड पार्टिकल्स जो हैं किसके, सॉल्यूट के, वो भी जा सकते हों वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ, तो फिर वैसी कंडीशन में इसको अपन क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रेजिस्टेंस जो पाया जाता है वो लगभग 10 टू पावर 9 टू 10 टू पावर 11 ओम पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक करंट को फ्लो होने से रोकना। ठीक है ना। तो वो किस लेवल का करंट जो उसको फ्लो होने से रोकती है, 10 टू पावर 9 टू 10 टू पावर 11 ओम पर सेंटीमीटर जो है इसकी क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस होने के कारण ही अगर अपन देखें हल्के करंट के ऊपर हमारी सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर उसकी पावर ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में चूंकि रेजिस्टेंस कितना है 10 टू पावर 9 टू 10 टू पावर 11 ओम ही है, तो फिर वो सेल्स जो है ना उनको डैमेज होता है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस इनका कितना है 10 टू पावर 9 टू 10 टू पावर 11। सेमी क्वासी फ्लूइड होती है ये, सेमी क्वासी फ्लूइड के रूप में पाई जाती है। सेमी क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या है, सॉलिड लेयर के रूप में नहीं है ये, अपन ये कह सकते हैं कि एक जेली लेयर के रूप में पाई जाती है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसकी सेमी क्वासी फ्लूइड यानी कि अर्ध तरल अवस्था जिसको अपन कह सकते हैं, वो अर्ध तरल अवस्था या सेमी क्वासी फ्लूइड अवस्था के पीछे जो रीजन है वो इसको बनाने वाले कौन है, फॉस्फोलिपिड। ये क्वेश्चंस हैं, बस इनको इसी तरीके से आप पकड़ते जाइए कि रीजन बिहाइंड द सेमी क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन योर आंसर विल बी। इसके जो कंपोजिशन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 30 टू 35% क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। और वो फॉस्फोलिपिड्स की उपस्थिति के कारण ये कैसी है, सेमी क्वासी फ्लूइड है। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर अगर अपन देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग मॉडल आए हैं। ठीक है ना। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो ट्राइलेमिलर मॉडल नहीं था, जो अभी अपन ने बताया फाइनल है वो, तो कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, ट्राइलेमिलर है। यूनिलेयर मॉडल आए थे सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में पहला जो मॉडल था वो था यूनिलेयर मॉडल, एंड दैट वाज गिवन बाय, ये दिया था किसने, ओवरटोन ने। ओवरटोन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। और इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की एक सिंगल लेयर की बनी हुई है। ये जैसे सेल है, ठीक है। तो इस सेल की बाहर की और ये जो लेयर है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की एक लेयर की बनी हुई है। ये लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर सिंगल लेयर की। ठीक है ना। इसको मैं अगर इस साइड में दिखाऊं तो ये मान करके चलिए ये लिपिड्स की एक लेयर है। ठीक है। लेकिन इस मॉडल को अपन ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर परमेबिलिटी जो है
कि कैसे वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को, वाटर को, इनको अपने आर पार जाने देती है, ये मॉडल नहीं समझा पाया। दूसरी बात, ये लिपिड जो हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स जो फैटी एसिड के बने हुए हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बने हुए हैं, जो टोटली लिक्विड अवस्था में हैं, तो इन फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके कौन रखता है या कंपोजिट करके रखने का काम कौन करता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, इसके बारे में ये नहीं बता पाए। तो इस मॉडल को फिर क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। लेकिन हमें याद रखना है कि यूनिलेड मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का, वो किसने दिया था, ओवरटोन ने। और उन्होंने क्या बताया था कि ये किसकी बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ लिपिड की बनी हुई है। फिर इसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो मॉडल आया वो था बाइलेयर्ड मॉडल। and that was given by the Garter and Grendel। गार्टर और ग्रेंडल के द्वारा बाइलेयर्ड मॉडल दिया गया और उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की 2 लेयर की बनी हुई है, एक लेयर की नहीं, लिपिड की बनी है। लेकिन लिपिड की कितनी लेयर्स की बनी हुई है, 2 लेयर्स की बनी हुई है। ये एक लेयर लिपिड की, ठीक है, यूं चल रही है, और दूसरी लिपिड की लेयर। ऐसे लिपिड की 2 लेयर्स की बनी हुई है। बट अगेन दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, ये मॉडल भी जो था वो एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रहा। क्या, द परमेबिलिटी, फंक्शनिंग एंड इसकी कॉम्पैटिबिलिटी, यानी कि ये कैसे एक लेयर के रूप में बाहर की ओर स्थिर रहती है, स्टेबलाइज रहती है, ये समझाने में ये मॉडल भी कामयाब नहीं हुआ। तो इसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो मॉडल आए वो आए ट्राइलेमिलर मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कौन से, ट्राइलेमिलर या ट्राइलेयर्ड मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर की बनी होती है। लिपिड की लेयर बीच में होती है और उसके बाहर की ओर प्रोटीन की लेयर होती है। तो जो नेक्स्ट मॉडल थे स्ट्रक्चर को समझाने के लिए वो कौन सा था, ट्राइलेमिलर या ट्राइलेयर्ड मॉडल, ठीक है। और इनके अनुसार क्या था, दिस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। पेरिफेरी के ऊपर क्या है, प्रोटीन लेयर, और सेंटर में क्या है, लिपिड लेयर। जस्ट लाइक दिस, कि ये प्रोटीन की लेयर है पेरिफेरी के ऊपर और सेंटर में कौन है, ये लिपिड लेयर है, ठीक है ना। तो ट्राइलेमिलर मॉडल आई। और इन ट्राइलेमिलर मॉडल्स के अंदर भी जो मॉडल्स फाइनली एक्सेप्ट हुए वो था सिंगर निकोलसन का मॉडल। लेकिन उससे पहले जो मॉडल दिए गए वो थे डेनियल डेविसन का मॉडल था, जिसको सैंडविच मॉडल कहते हैं, और एक रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। तो ट्राइलेमिलर मॉडल्स के अंदर अपन 3 मॉडल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ट्राइलेमिलर मॉडल था वो डेनियल डेविसन का मॉडल था, जिसका नाम था सैंडविच मॉडल। And this sandwich model was given by Danieli and Davison। डेनियली एंड डेविसन मॉडल था। और इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक द, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी तरह है, लाइक द सैंडविच। तो व्हाट डू मीन बाय द सैंडविच, सैंडविच के अंदर अपन क्या करते हैं, 2 ब्रेड ली और उसके बीच में एक लेयर बनाते हैं। हो सकता है वो सॉस की बनाए, वेजिटेबल्स की बनाए, फ्रूट की बनाए, ठीक है ना। तो इन्होंने भी क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या है कि बाहर की ओर 2 प्रोटीन की लेयर हैं और उन प्रोटीन के लेयर के बीच में जो स्टफ भरा हुआ है वो किसका भरा हुआ है, लिपिड का भरा हुआ है। तो एज ए सैंडविच की तरह ये दिखाई देती है। तो ये जो मॉडल था ये किसके द्वारा दिया गया, डेनियल एंड डेविसन के द्वारा, जिसमें बाहर की ओर क्या बताया गया बेटा,
ये प्रोटीन्स, दीज आर द प्रोटीन्स, और सेंटर में क्या बताया गया, लिपिड लेयर। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन की लेयर है उनकी प्रत्येक की जो चौड़ाई है वो 10 एंगस्ट्रॉम है, और बीच में जो लिपिड वाली लेयर है इसकी जो चौड़ाई है वो 60 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि टोटल 80 एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या है, विड्थ है। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 30 to 80 एंगस्ट्रॉम तक विड्थ बताते हैं, तो उसमें ये बताया गया कि 10 एंगस्ट्रॉम प्रत्येक प्रोटीन लेयर की विड्थ है और 60 एंगस्ट्रॉम किसकी है, लिपिड लेयर की विड्थ है। ठीक है, ये मॉडल किसने दिया, डैनियल एंड डेविसन ने, और इस मॉडल का नाम क्या था, सैंडविच मॉडल, जिसमें क्या कहा गया कि प्रोटीन लेयर्स के बीच में लिपिड लेयर पाई जाती है। प्रत्येक प्रोटीन लेयर जो है उसकी जो चौड़ाई है वो 10 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो लिपिड लेयर है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम होती है। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल था वो था रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ट्राइलेमिलर में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उन्होंने किया इसमें, डैनियल डेविसन वाले में। कौन सा मॉडल था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल which was given by the रॉबर्टसन। इन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड में या दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स की मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनिल, सेल्स में जो ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं उनकी मेम्ब्रेन सब किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। दोज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। दूसरा मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन लेयर है दोनों प्रोटीन लेयर जो हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो लिपिड लेयर है उसकी जो विड्थ होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है। उन्होंने 10, 60, 10 बताया था, इन्होंने 20, 35, 20, ठीक है ना, ये उन्होंने इसकी विड्थ बताई। ठीक है, लेकिन ट्राइलेमिलर मॉडल के अंदर इन दोनों ही मॉडल्स को हमने क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। कौन कौन से को, न तो अपन ने डैनियल डेविसन वाले को किया गया और न ही रॉबर्टसन वाले यूनिट मेम्ब्रेन को फुली एक्सेप्ट किया। क्यों नहीं किया, इसके पीछे रीजन था। ठीक है ना, आपसे ही पूछा जा सकता है। तो ये जो डैनियल डेविसन और रॉबर्टसन का मॉडल था वो पहली चीज ये अनेबल टू एक्सप्लेन परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे पास होते हैं ये समझाने में ये असफल रहे। ठीक है ना। दूसरा जो रीजन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक फंक्शनिंग, स्पेसिफिक फंक्शनिंग का मतलब कैसे, आगे अपन पढ़ेंगे कैसे ये मटेरियल को इनगल्फ करती है, कैसे ये मटेरियल को बाहर सेल से थ्रो करती है, कैसे ये सिंपल डिफ्यूजन को शो करती है, कैसे ये एक्टिव डिफ्यूजन को शो करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आइडेंटिटी करवाती है कि दिस इज द सेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिकॉग्निशन कैसे करवाती है। ये सब बातें यानी कि स्पेसिफिक फंक्शनिंग जो थी उसको बताने में असफल रहे ये मॉडल, यानी कि इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना बता दिया प्रोटीन की लेयर और उनके बीच में फॉस्फोलिपिड की लेयर है। इज दिस क्लियर। तीसरा, दे वर अनेबल कि ये सेमी क्वासी फ्लूइड है
लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कैसे है फिर, ये अगर लिक्विड अवस्था में है, सेमी लिक्विड अवस्था में है, तो इसके स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने में भी ये असफल रहे। इज दिस क्लियर? यानी कि सेमी क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे आई, ये भी समझाने में कि ये कैसे सेमी क्वासी फ्लूइड है, ये समझाने में असफल रहे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका रीजन जो है मेन वो क्या है, इसके अंदर किसका पाया जाना, फॉस्फोलिपिड्स का पाया जाना, ठीक है ना, जो अब आगे के मॉडल के अंदर अपने को क्लियर होगा जिन्होंने बताया ये और जिस मॉडल को अपन ने एक्सेप्ट किया। तो ये भी एक रीजन था कि इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो मॉडल जिसको अपन एक्सेप्टेड मॉडल बोलते हैं वो आया, और वो जो एक्सेप्टेड मॉडल था वो दिया गया सिंगर और निकोलसन के द्वारा, और उस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल and that is given by Singer and Nicholson. सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा ये मॉडल दिया गया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर यस प्रोटीन्स जो हैं वो उपस्थित हैं और फॉस्फोलिपिड उपस्थित हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा उसको क्लासिफाई किया। क्या क्लासिफाई किया कि जो प्रोटीन्स हैं वो दो प्रकार के हैं, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। दो प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। दे टोल्ड अबाउट दिस। कौन थे वो जिन्होंने ये बताया? सिंगर एंड निकोलसन। तो पहली चीज जो उन्होंने क्लासिफाई की वो किसकी की? प्रोटीन्स की। कि प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बाहर की लेयर में पाए जाते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक्सट्रिंसिक और दूसरे कौन से? इंट्रिंसिक, ठीक है। और इन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताए, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए कि ये जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर नेचर के होते हैं, गोल ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन के स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन अलग अलग स्ट्रक्चर में लीनियर होते हैं, सीट के रूप में होते हैं और गोल होते हैं। तो गोल जो प्रोटीन होते हैं उनको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। और ये दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है उनको इजीली रिमूव किया जा सकता है, इजीली रिमूवेबल, और ये टोटल प्रोटीन्स का 30% होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में ये टोटल प्रोटीन्स का कितना होते हैं? 30%। इज दिस क्लियर? और दूसरे जो प्रोटीन्स हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन वो इजीली रिमूवेबल नहीं है, और टोटल प्रोटीन्स का वो कितना होते हैं? 70% होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहला तो उन्होंने क्लासिफिकेशन ये किया कि उसके अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है। जो बाह्य सतह के ऊपर हैं, सरफेस पे वो एक्सट्रिंसिक हैं, और जो अंदर की ओर हैं वो कौन से हैं? इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की क्या स्थिति है अगर देखा जाए तो? इंट्रिंसिक प्रोटीन ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर हैं इनके बीच में धसे रहते हैं। They are embedded in phospholipid layers. ये बीच में धसे हुए देखिए, ये मैं लिपिड लेयर बना रहा हूं,
ठीक है, यानी कि फॉस्फोलिपिड लेयर जो हैं उनके बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन धसे हुए हैं, और ये वैसे ही धसे हुए हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि पानी के गिलास के अंदर अपन बर्फ़ का पीस डाल दें तो वो बर्फ़ का पीस क्या होगा, आधा ऊपर रहेगा और आधा अंदर रहेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि सी के अंदर या वाटर के अंदर आइसबर्ग्स जो होते हैं उसकी तरह यहाँ पे आइसबर्ग्स तो कौन है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, और सी किसका है, लिपिड का है। तो दे आर लुकिंग लाइक द आइसबर्ग्स ऑफ द सी ऑफ या इन द सी ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के सी के अंदर क्या आइसबर्ग्स हैं, किसके, प्रोटीन के। इस तरीके से कौन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये पहला काम उन्होंने किया। ठीक है, फिर उन्होंने प्रोटीन्स की नेचर बताई कि ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, किस नेचर के हैं। ठीक है, तो वो अपन अब आगे प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में या उनकी नेचर के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन्स के बारे में उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन्स हैं वो परमीएज के रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स परमीएज, और ये जो परमीएज प्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं। दे विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी। कैसे, ये डिफ्यूज हो जाएंगी, कौन, प्रोटीन्स। ठीक है ना, कब, जब कोई भी सब्सटेंस इनमें से पास करना होगा तो उस समय ये प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ से डिफ्यूज हो जाएंगे, जिससे देखिए ये जो एरिया है वो ओपन हो जाएगा इन प्रोटीन्स के डिफ्यूज होने से। कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन एक सिरे से दूसरी सिरे तक ग्रो कर जाएंगे, जिनको अपन कौन से प्रोटीन्स बोलेंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की सहायता से उन्होंने बताया कि जो पहले वाले नहीं बता पाए थे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो पोर्ड होते हैं, यानी कि उनमें क्या पाए जाएंगे, फाइन पोर्स पाए जाएंगे। और ये फाइन पोर्स वाले जो प्रोटीन्स होते हैं इनको उन्होंने नाम दिया चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन्स या चैनल। ये कौन से हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है ना, ये कौन से हैं, एक्सट्रिंसिक, और ये कौन से हैं, इंट्रिंसिक। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक ग्रो कर जाते हैं, और वो मटेरियल्स के आवागमन में, क्योंकि देखिए सेल है ये, तो अंदर का जो इन्वायरमेंट में उसमें आने में या अंदर से बाहर जाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, कौन, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो। ठीक है, और ये जो टनल प्रोटीन्स हैं इनके अंदर एटीपी की सहायता से एनर्जी को खर्च करके पंपिंग की जाएगी मटेरियल की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे पंप पाए जाते हैं, जैसे सोडियम पंप है, पोटेशियम पंप है, ठीक है ना, ग्लूकोज के लिए पंप है, जिनकी सहायता से सब्सटेंसेस को एनर्जी खर्च करके इन पोर्स के थ्रू होते हुए जो इंटरनल प्रोटीन्स में पाए जाते हैं क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि दे एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, नॉट ओनली कैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल्स को आने जाने दे रही है, इसके बारे में भी बताया। ठीक है ना, अब देखिए दूसरी जो स्ट्रक्चर, दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर वो क्या है, लिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स उन्होंने बताए वो लिपिड कौन से थे, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है बेटा, ये ध्यान में रखना, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है प्लस 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं, फैटी एसिड, और एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का होता है। सिंपल जो फैट होती है, लिपिड होता है, उसके अंदर तीनों ही मॉलिक्यूल किसके होते हैं, फैटी एसिड के होते हैं। तीनों मॉलिक्यूल ही, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 मॉलिक्यूल किसके, फैटी एसिड के। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्लिसरॉल के साथ 2 मॉलिक्यूल तो किसके जुड़े होते हैं, फैटी एसिड के, और एक मॉलिक्यूल किसका जुड़ा होता है, फॉस्फेट का। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ये जो फैटी एसिड होते हैं, ये फैटी एसिड भी यहाँ पे कैसे होते हैं,
अनसैचुरेटेड। और ये बात ध्यान में रखना, किसी भी फैट के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो वो लिक्विड अवस्था में होगी, और अगर फैटी एसिड किसके रूप में होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो वो सॉलिड होगी। जैसे जो आपका वेजिटेबल घी होता है, ठीक है ना, अगर आप बात करें किसकी, सफोला की यानी कि सनफ्लावर ऑयल की, तो उसके अंदर जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, अपने कह सकते हैं पतला, जिसको अपने ये कह सकते हैं। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो लाइट होगा और अपने कह सकते हैं कि उसके अंदर पतलापन होगा, धार होगी, ठीक है ना, तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, और इसी के कारण ये कैसी है, क्वासी फ्लूइड, जो अपन ने बात की थी तरली अवस्था में होती है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं इसके अंदर, और फॉस्फोलिपिड जो होता है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के जुड़े रहते हैं, और 1 मॉलिक्यूल किसका जुड़ा रहता है, फॉस्फेट का, ठीक है। ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये 2 लेयर होती है। इन लेयर में वो पर्टिकुलर एंड जो किसकी ओर है, प्रोटीन्स की ओर है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही। और ये प्रोटीन भी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये इसके साथ ये सरफेस जो है वो क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर। यहां पे भी ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। तो ये जो एंड होते हैं इनके, ये कहलाते हैं पोलर एंड। जबकि इनके जो आमने सामने एंड्स हैं किसके, लिपिड मॉलिक्यूल्स के, वो एंड जो है वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक। ये एंड आमने सामने जो है वो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक। इनको अपन नॉन पोलर एंड कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम, नॉन पोलर एंड। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे होंगे, फॉस्फोलिपिड के बने होंगे। उनके वो एंड जो प्रोटीन्स की ओर होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक। और आमने सामने जो इनके एंड होंगे एक दूसरे के, वो कैसे होंगे बेटा, हाइड्रोफोबिक होंगे। ये भी ध्यान में रखना क्वेश्चन के हिसाब से। इन एंड्स को अपन नॉन पोलर एंड कहते हैं और इनको पोलर एंड्स अपन कहते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, लिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा इनकी परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ मूवमेंट किए जाते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल विल शो द मूवमेंट्स, ठीक है। और वो जो मूवमेंट्स लिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा दिखाए जाएंगे वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लेक्सेशन, जिसमें ये लिपिड मॉलिक्यूल कैसे मूवमेंट शो करेगा, थ्रिलिंग शो करेगा, कंपन। तो इससे क्या होगा बेटा, कोई भी सब्सटेंस यहां पे आया है, कंपन होगा तो उसके कारण वो क्या होगा, आगे की ओर खिसकेगा। तो एक मूवमेंट तो ये कौन से लिपिड मॉलिक्यूल्स जो शो करते हैं इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो कौन सा, फ्लेक्सेशन। दूसरा उनके द्वारा जो मूवमेंट शो किया जाता है वो है बेटा रैपिड लेटरल मूवमेंट, रैपिड लेटरल मूवमेंट, जिसमें क्या होगा, ये जो दो आपस में नजदीक नजदीक ये क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी लोकेशन में यानी कि पोजीशन में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, देखिए ये जब घूम करके यूं एक इधर आ रहा है एक उधर जा रहा है, तो एक अवस्था ऐसी होगी जब दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो आपने पार्क वगैरह के अंदर देखा होगा, अगर कभी कोई गेट खुलता है घुमाने वाला, तो एक स्थिति ऐसी होती है कि उसके दोनों ओर से व्यक्ति निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल आ जाता है यूं एक दूसरे के। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल एक इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर आ रहा है। तो देखिए आज पहले ये स्पेस था, अब ये स्पेस, आसपास का स्पेस क्या हो गया, ज्यादा, जिससे मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो इनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा अपने को, वो मूवमेंट कहलाएगा फ्लिप फ्लैप मूवमेंट। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स विल शो द फ्लिप फ्लैप मूवमेंट। फ्लिप फ्लैप मूवमेंट में क्या होगा बेटा, ये ऊपर की लेयर के लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और ये नीचे की लेयर के लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दे विल चेंज देयर पोजीशन, ठीक है, यूं रोटेशन हो रहा है।
तो कोई भी चीज ऊपर की ओर जो चिपकी हुई थी, यहाँ पे आई हुई थी, वो ये नीचे की ओर आएगा तो कहाँ पे आ जाएगी, इस साइड में, यानी कि सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में, अंदर की ओर। ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन ही चल रही है, ये आप ये समझ लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। तो ये कहाँ पे आ गया, ये अंदर की ओर आ गया, और इसके ऊपर कोई बाहर भेजना है, वो मटेरियल कहाँ पे चला गया, बाहर की ओर। तो ये मूवमेंट जो है वो क्या कहलाता है, फ्लिप फ्लैप मूवमेंट। ठीक है, एक मूवमेंट अपने को मिलेगा रोटेशन। रोटेशन के अंदर क्या होता है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स अपनी ही एक्सिस के ऊपर मूवमेंट करते हैं, यूं अपनी ही एक्सिस के ऊपर, देखिए यूं घूमते रहेंगे। तो ये चारों प्रकार के जो मूवमेंट हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा शो किए जाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, आप ये देखिए कि इस मॉडल से पहले जो मॉडल्स थे उनके जो दोस्त थे वो यही थे कि वो परमेबिलिटी नहीं समझा पाए, स्ट्रक्चर को कंप्लीट तरीके से नहीं समझा पाए, इसकी स्टेबिलिटी को वो कंप्लीट तरीके से नहीं समझा पाए। और इन चीजों को समझा रहा है कौन, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्रोटीन्स के कारण इनकी परमेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो परमिएज के रूप में, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के रूप में, टनल प्रोटीन्स के रूप में उपस्थित हैं। प्रोटीन्स का भी क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इजीली रिमूवेबल है, इंट्रिंसिक नहीं है, ये डिस्कस हुआ अपना। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बताई, अगली जो चीज थी वो क्या थी स्टेबिलिटी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल यानी कि स्टेरॉल्स पाए जाते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे आप, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, स्टेबिलाइज करने का काम करते हैं, यानी कि इसकी क्वासी फ्लूइड जो नेचर है उसको बिखरने से बचाते हैं कि ज्यादा नहीं बिखरे। ठीक है ना, लिक्विड नेचर को, सेमी लिक्विड नेचर को बाहर की ओर एक लेयर के रूप में ये पड़ी रहे, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो वो स्टेबिलिटी बनाने का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फिर फाइनली इस मॉडल में ये बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इसकी सरफेस ये जो दिखाई दे रही है एकदम सिमेट्रिकल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। पहले ये माना जा रहा था कि ये कैसी है, सिमेट्रिकल है, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है वो सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए यूं एकदम फिक्स शेप की नहीं है, सिमेट्रिकल का मतलब क्यों नहीं है, इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पाए जाने वाले जो प्रोटीन हैं, उन प्रोटीन से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होते हैं। ये कौन है, ग्लाइकोलिपिड, और ये कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन। थोड़ी देर पहले बताया था लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे पाए जाते हैं। अब देखिए सरफेस जो है वो फिक्स है क्या, उबड़ खाबड़ हो गई या नहीं हो गई, तो एसिमेट्रिकल हो गया या नहीं हो गया। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के रूप में काम करते हैं, जिससे प्रत्येक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप अलग अलग पहचान सकते हो। अगर दो ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को आप मिला भी दो तो भी आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक्स ऑर्गेनिज्म की और ये वाई ऑर्गेनिज्म की है। क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन स्पेसिफिक होंगे प्रत्येक स्पीसीज के लिए। तो आपकी सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर आपने नाम सुना हो तो ह्यूमन स्पर्म जो है और ह्यूमन एग है वो एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन करते हैं इन्हीं एंटीजेंस के कारण, जिनको अपन बोलते हैं फर्टिलीन और एंटी फर्टिलीन, या फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाएंगे जिनकी सहायता से सेल्स का क्या होगा, रिकॉग्निशन, पहचान होती है। ठीक है, इनर सरफेस जो है उसके ऊपर भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है स्पेक्ट्रीन। अगर नाम सुना हो आपने, स्पेक्ट्रीन नाम के प्रोटीन कहां पे मिलेंगे, इनर सरफेस पे, और एक्टिन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फैलने की, एक्सपेंड होने की योग्यता देते हैं। साथ ही अंदर के वातावरण में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह होती हैं उनसे कनेक्ट होकर के एंडोस्केलेटन बनाते हैं सेल का, यानी कि आंतरिक कंकाल बनाने का काम करते हैं। वो प्रोटीन्स कौन से हैं, स्पेक्ट्रीन एंड एक्टिन, जो कहाँ पाए जाते हैं, इनर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
तो इसकी आउटर सरफेस पे तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और इनर सरफेस पे स्पेक्ट्रिन और एक्टिन पाए जाते हैं। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर थी या मॉडल था वो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने, जो आपके सामने है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, लिपिड लेयर, ठीक है। इन प्रोटीन्स की आउटर सरफेस पे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स किसके रूप में? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के रूप में, टनल प्रोटीन्स के रूप में और परमिएज प्रोटीन्स के रूप में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। इज दिस क्लियर? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 लेयर के रूप में हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के वो एंड जो किधर हैं प्रोटीन्स की ओर, वो कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर स्नेही, जल स्नेही, और आमने सामने हैं वो कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। टाइप ऑफ लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। तो अगर आप सही मायने में स्ट्रक्चर को देखा जाए तो प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार यूं दे दिया जाता है प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड। नहीं, पकड़ना आपको प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन। कई बार यूं दे दिया जाता है लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन। नो, ठीक है ना, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन यूं दे दिया जाता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सही अरेंजमेंट, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है और ऑप्शन में ये मिलता है तो फिर ये कर देना, दोनों लिपिड लेयर को कॉमन दे दे तो उस तरीके से कर देना। ओके, थैंक यू।